हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। और इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक और मंत्रा दूंगा, प्लीज रिमेंबर दैट ऑल्सो। तो मुद्दा क्या है एंड चलिए शुरू करते हैं। अब मुद्दा यह है कि आप सभी को पता है कि एस जयशंकर साहब जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, वो लंदन की यात्रा पे गए थे, जहां पे चैथम हाउस में एक पैनल का डिस्कशन चल रहा था। चैथम हाउस एक लंदन का थिंक टैंक है, वहां पे डिस्कशन होते हैं और एक पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो उनसे एक सवाल पूछते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, स्पेशली कश्मीर से रिलेटेड। वो ये कहते हैं कि मैं आपको थोड़ा नर्वस करने वाला हूं क्योंकि आप लोगों ने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और इसीलिए आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। अब एस जयशंकर साहब तो एस जयशंकर साहब हैं, अपने बोल्ड और ऑनेस्ट रिमार्क्स के लिए जाने जाते हैं। तो वो ये कहते हैं जब पाकिस्तान जो उन्होंने चुराया है वो जब वापस दे देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट सबसे बड़ा इशू आता है जब इसी रिमार्क के बाद में उमर अब्दुल्ला साहब जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि जम्मू कश्मीर अभी एक यूटी है, वो अपनी असेंबली में यह कहते हैं कि आपको रोक कौन रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने में? हमने तो कभी नहीं रोका, और अगर लेना ही था तो कारगिल वॉर के टाइम पे ले लेते। अगर चलो उस टाइम पे नहीं ले पाए तो आज ले लीजिए। लेकिन वहीं पे वो चाइना के बारे में भी बात करते हुए नजर आते हैं। उन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा मैं, बिल्कुल एकदम आपको बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री भी दूंगा जिससे कि आप ये पूरा आर्टिकल समझ पाएं कि एटलीस्ट हो क्या रहा है। क्योंकि एक करंट के आर्टिकल को समझने के लिए आपके पास में थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, वो मास ऑडियंस है, उसको भी केटर करना बहुत जरूरी है। और आप लोगों की क्या राय है वो भी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैंने ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी है, मैंने कभी जम्मू कश्मीर विजिट नहीं किया है। तो मैटर ये करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, बिकॉज एट द एंड आवाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट द एंड लोग ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो चलता है लोगों के ऊपर। अब शुरुआत यहां से होती है, एक बार इसको सुनिएगा आप। On Kashmir, actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. तो वो यहां पे ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि हम वी आर डूइंग वेरी गुड, राइट। जैसे कि पहले हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। अब आपको पता है कि 1950s में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया था, जब उसको इनेक्ट किया गया था, तो उस टाइम पे हमने स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू कश्मीर को, दैट इज आर्टिकल 370। और उस आर्टिकल 370 को 2019 के अंदर एब्रोगेट यानी स्क्रैप कर दिया जाता है हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, जो भी स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया था। और अब जो जम्मू कश्मीर है वो बाइफर्केट हो चुका है, यानी कि डिवाइड हो चुका है दो हिस्सों में। एक है आपकी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और दूसरी है लद्दाख। लद्दाख में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहीं जम्मू कश्मीर में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसके बारे में भी उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इस तरीके से जो है वो मैप चेंज हुआ है। अगर आप 1947 से लेकर प्रेजेंट की बात करेंगे, ये प्रेजेंट मैप है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये एक लद्दाख टेरिटरी है जिसमें लेह, कारगिल ये सारे आते हैं, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है जिसमें मुजफ्फरपुर, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामुल्ला, गंदेरबल ये सारे के सारे ये जो रीजन है वो आते हैं। ये प्रेजेंट स्टेटस है। बट शुरुआत कहां से हुई है, शुरुआत जाननी बहुत जरूरी है। और शुरुआत जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्लैट 60% ऑफ। अगर आप अनअकैडमी के साथ में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिसको बहुत अफोर्डेबल बनाया गया है, ये हमारे सारे बैचेस हैं। स्पेशल बात यह है कि अगर आप इस बैच में एनरोल होते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। आप किसी भी टीचर से कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, यही सबसे अच्छी खास बात है। इसे हम एक नेटफ्लिक्स बेस्ड पैटर्न भी कहते हैं। और आगाज 2027 में मैंने साइंस एंड टेक और एनसीईआरटी, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की 6 to 12 की एनसीईआरटीज कंप्लीट करा दी हैं। मेरा बैच आने वाला है जिसमें मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज भी कवर कराने वाला हूं, इसलिए। और आप 100% रिलाई कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा कोड है YUVI50, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। ये सारी चीजें हैं। और अगर आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि सीसेट आपका फोर्टे नहीं है और आप GS1 में अच्छी तैयारी कर चुके हैं बट सीसेट नहीं निकलेगा,
तो आप मधुकर सर के साथ जुड़ सकते हैं 2999 में। अब इस मैप को समझने से पहले थोड़ा सा अपन बैक में जाते हैं, अपन थोड़ी स्टोरी समझते हैं। देखिए, जब मैं बात करता हूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर को बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया है, चाहे वो मौर्याज हों, कुशानाज हों, फिर आपके मुगल्स हों, फिर सिख्स हों, ये सारे के सारे लोग इनको रूल कर चुके हैं। अब होता क्या है कि 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। महाराजा गुलाब सिंह जो कि डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो एक ट्रीटी साइन करते हैं ब्रिटिशर से, और ये जम्मू कश्मीर को खरीदते हैं 75 लाख के अंदर, राइट। और उसके बाद में ये इंडिपेंडेंट रूलर बन जाते हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि जो इंडियन एम्पायर था उसे इंडियन एम्पायर कहा जाता था, जो कि 2 सेट ऑफ टेरिटरीज में डिवाइडेड था। अब जो एक सेट ऑफ टेरिटरीज थी उसको ब्रिटिशर्स रूल करते थे, जिसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे, और दूसरी सेट ऑफ टेरिटरीज थी जिनको, जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कि रियासतें थी, उनको डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन करता था। अब आप बोलेंगे ऐसा हुआ क्या? अब आपको पता है कि 1846 से लेकर 1858 तक ये जो सारे भी आपके थे, 1846 से 1858 में जो कश्मीर था वो आपका सब्सिडरी अलायंस में था ब्रिटिश इंडिया एम्पायर के साथ में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। उसके बाद में 1857 का जब रिवॉल्ट होता है, जिसे कई बार काफी जो ऑथर्स हैं या फिर हिस्टोरियंस हैं वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसके बाद में कुछ इंटरनल ऑटोनॉमी की बात की जाती है, तो इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है। तो फिर उसके बाद में 1858 के बाद में से 1947 तक इसका जो स्टेटस है वो सेम रहता है, राइट। तो ये आपको चीज समझ में आई। तो बहुत सारी ऐसी रियासतें थी, 562 ऐसी रियासतें थी प्रिंसली स्टेट्स, उसमें से एक रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर। अब होता क्या है कि जब पार्टीशन होता है तो इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग अलग हो जाते हैं। 1947 में एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है जिसके तहत यह पार्टीशन होता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसी रियासतें थीं, राइट, जिसमें जूनागढ़ था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर था, जिसमें आपका हैदराबाद की रियासतें थी। ये सारी रियासतें ऐसी थी जो कि डिसाइड नहीं कर पाई थी कि हमें किस साइड जाना है, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट में यह कहा गया था कि इन प्रिंसली स्टेट्स के पास में पूरा मौका है, या तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ में साइन कर लें, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान के साथ में कर लें, या फिर ये इंडिपेंडेंट रह जाएं। अब अभी हम जूनागढ़ और हैदराबाद की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर ये डिसाइड करता है, उस टाइम के जो रूलर होते हैं वो महाराजा हरि सिंह होते हैं, ये लास्ट रूलर होते हैं डोगरा डायनेस्टी के। वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं किसी के साथ में नहीं जाऊंगा। अब होता यह है कि जब पार्टीशन होता है तो उसके घाव तो लगे होते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे ट्राइबल मिलिटेंट्स भेज देता है हमारे रीजन्स के अंदर, ऐसे मिलिशियाज भेज देता है जो कि इन्वेड कर जाते हैं इस रीजन में, और बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अब उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह इतने मतलब बेबस हो जाते हैं कि अब वो करे तो करे क्या। तो उस टाइम पे वो इंडिया से कांटेक्ट करते हैं, और इंडिया ऑफिशियली एंटर नहीं करता। वो ये कहता है कि जब तक आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करेंगे, आप इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे, तो हम आपको क्या नाम है, सहायता नहीं दे सकते। हम पाकिस्तानी जो बैक्ड ट्राइबल मिलिटेंट्स हैं उन और जो इन्वेडर्स हैं उनके साथ में नहीं लड़ सकते। फिर वो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं तो उसके बाद में लड़ाई होती है। अब उसी लड़ाई में क्या होता है, ये जो आप रीजन देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन आप रीजन देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी कि पाकिस्तान ने इलीगली ऐसा पोर्शन जो कि कश्मीर, जो कि हमारा हिस्सा था, उसको वो इलीगली ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, और ये रीजन जो है वो अराउंड 78,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अब पाकिस्तान इसको कंसिडर, गिलगित बल्तिस्तान और ये जो आजाद कश्मीर है, इसको पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा नहीं मानता, बट इंडिया इसको कश्मीर का हिस्सा मानता है। यहां पे आपका जम्मू एंड कश्मीर है जो अभी आप देख पा रहे हो, और ये अक्साई चीन है, इसके बारे में बात करता हूं नजर आऊंगा। लेकिन हम इसको पूरा का पूरा पार्ट जो है जो को जम्मू कश्मीर मानते हैं, और हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह वो साफ साफ ये कहते हुए आए हैं कि जो पीओके है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे। बट जब एस जयशंकर साहब ने यह कहा कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस आता है कि हम एस जयशंकर का जो कमेंट है उसको रिजेक्ट करते हैं, और प्लीज हम पे ब्लेम लगाते हैं कि जो आपने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है 17-10 सालों से, आप इसको छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहां तक आपको रीजन आया। अब जब ये वॉर चल रही होती है तो इंडिया अप्रोच करता है यूनाइटेड नेशन को। फिर जब यूनाइटेड नेशन मीडिएट करता है तो वो एक सीजफायर लाइन सेटअप करता है, और ये जो सीजफायर लाइन आप देख पा रहे हो ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि NJ 9842 तक डिसाइड की गई थी, राइट। तो अब ये वाला जो रीजन है लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये सीजफायर लाइन है। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि जो ये वाला रीजन है ये कश्मीर का हिस्सा है, ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, बट पाकिस्तान इसको नहीं मानता। पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, और इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर यहां से चले जाएगा तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहीं से आपके मिलिटेंट्स इन्वेड करते हैं, यहीं से टेररिस्ट अटैक्स होते हैं इस वाले सारे रीजन को इनस्टेबल बनाने में। यहां तक क्लियर हुई बात। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद में जब यूएन मीडिएट कर जाता है और ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो फिर 1950s में जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन आता है, आर्टिकल 370 आता है, और फिर उसके बाद में, लेकिन आपको जैसे पता है कि हमारी पाकिस्तान के साथ में दोबारा वॉर होती है, राइट। और
पाकिस्तान की वॉर होने से पहले 1962 में चाइना जो है हमारी टेरिटरी में इन्वेड कर जाता है, ये देखिए। और फिर ये जो अक्साई चीन का रीजन है उसको इलीगली वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ये अराउंड 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि लद्दाख की टेरिटरी, हम ये कहते हैं कि ये वाली जो टेरिटरी वो लद्दाख को बिलोंग करती है, राइट। अब ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। बट लद्दाख रीजन को इंडिया जो है कंसीडर नहीं करता है कि ये कश्मीर का पार्ट है, बट पाकिस्तान कंसीडर करता है कि लद्दाख भी कश्मीर का पार्ट है। ये चीज समझनी पड़ेगी। चाइना इन्वेड करके अक्साई चीन को ले लेता है। अब होता क्या है कि 1971 में जिस तरीके से इंडो बांग्लादेश वॉर होती है और इंडो पाकिस्तान वॉर होती है और बांग्लादेश जो है लिबरेट होता है, उससे पहले 1963 के टाइम पे जब 1962 में चाइना से वॉर होती है, तो 1963 में पाकिस्तान ने जो ये इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा था रीजन, उसकी कुछ टेरिटरी इलीगली किसको दे देता है, वो चाइना को दे देता है, जिसे हम ये कहते हैं कि अब शक्सगाम वैली जो है वो चाइना इसमें एडमिनिस्टर कर रहा है। अब चाइना यहां पे इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि शक्सगाम वैली जो है वो जिंगजियांग और तिब्बत को जोड़ती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, राइट। वहीं सियाचिन ग्लेशियर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो इंडिया जो है इसका 2/3 हिस्सा कंट्रोल करता है। हालांकि जो इनकी मिलिट्रीज है इंडिया पाकिस्तान की, वो दोनों की दोनों यहां प्रेजेंट है, लेकिन कोई ऑफिशियल लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है जब NJ 9842 के बारे में बात करते हैं। तो अब ये सारी रीजन आपने समझ ली और मैंने आपको यह भी बता दिया कि जो इनका स्टेटस था। लेकिन 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बोला जाता है कि जो सारे डिस्प्यूट्स हैं हम बायलैटरली इसको डिसाइड करेंगे, अब कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर एंटर नहीं करेगी और ना ही थर्ड पार्टी बोलनी चाहिए। इसी वजह से जब कोई थर्ड पार्टी, जैसे अभी जो आपके तुर्की के प्रेसिडेंट आए थे एर्दोगन, उन्होंने जब ये बोला था कि मैं POK को सपोर्ट कर, मतलब POK जो रीजन है वो पाकिस्तान का है, ये सारा का सारा, जब कश्मीर के बारे में उन्होंने काफी बोला था, तो यही इंडिया ने बोला था कि हमने शिमला एग्रीमेंट साइन कर रखा है और आप कोई भी थर्ड पार्टी जो है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब आपको ये सारी चीज समझ में आ गई। अक्साई चीन एडमिनिस्टर किया जा रहा है, यानी कि चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन क्लेम इंडिया के द्वारा किया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आपका एडमिनिस्टर किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान इसको क्लेम करता है। सक्सगाम वैली को चाइना एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन इसको कौन करता है, इंडिया करता है, इंडिया क्लेम करता है। फिर अक्साई चीन का मैंने बता दिया। अब ये जो POK रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला जो रीजन है, ये एडमिनिस्टर किसके द्वारा दे रहा है, पाकिस्तान के द्वारा, क्लेम इंडिया के द्वारा। जम्मू कश्मीर को इंडिया ही एडमिनिस्टर करता है और किसी का इसमें क्लेम नहीं है। ये सारी सिचुएशन है जो आपको शायद अब समझ में आ गई होगी। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हैं वो ये कहते हैं कि मान लीजिए एक पोर्शन तो चलो इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है पाकिस्तान ने और आपने बोल दिया कि हम उसको लेके रहेंगे, बट आपने जो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है 1962 में, जो अक्साई चीन किया गया था, जो पाकिस्तान ने उनको इलीगली एरिया दे दिया शक्सगाम वैली का, उसके बारे में क्यों बात नहीं करते हो, उसको क्यों नहीं लेके आओगे साहब? उस टाइम पे सवाल जो था वो पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने पूछा था और वो POK से रिलेटेड सवाल था। पहली चीज मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए उन्होंने क्या बोला। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताएगा किसने रोका? हमने कभी कहा कि मतलब कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए, ला सकते हो तो लाइए, लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक? ला सकते हो तो लाइए, राइट। तो उसके बाद में अमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि जब आपने 2019 के अंदर आर्टिकल 370 को रिवोक किया, आपने उसको स्क्रैप किया, तो आपने इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा। अब अगर आपने 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा तो ना तो उस टाइम पे कारगिल के लोग आपके सपोर्ट में थे, लद्दाख का कुछ ऐसा सेक्शन था वो सपोर्ट में नहीं था। अब इसकी रियलिटी क्या है वो तो वहां के लोग जानते हैं, राइट। तो अगर आप कोई भी लोग कारगिल से हैं, आप लद्दाख से हैं, तो आपका क्या मानना है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज वो ज्यादा मैटर करता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, या मैं कुछ कहता हूं। मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूं, मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूं, मैं मीडियाज पढ़ता हूं, मैं जर्नल्स देखता हूं, मैं सारी चीजें देखता हूं, उसके बाद मैं ऐसा ओपिनियन बिल्ड करता हूं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वहां की आवाम क्या सोचती है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, ना कि मेरा ओपिनियन। और वो भी कलेक्टिवली मेजोरिटी क्या सोचती है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम तो पहले ही बेटर थे, जब हमने 2019 के अंदर हमें क्या नाम है हमारा बंटवारा किया, यानी कि हमें यूनियन टेरिटरी में बताया, उससे पहले तो हम ज्यादा बेटर थे। फिर उन्होंने कहा कि कभी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कोई चीज नाम चेंज करी, यानी कि इसका इनडायरेक्टली वो कहना चाहते थे कि जिस तरीके से आपकी गवर्नमेंट जो है नाम चेंज करती रहती है। मैं पॉलिटिकल एंगल में नहीं घुसूंगा, ना मेरा काम है वो घुसना। तो वे कहते हैं कि प्रताप सिंह पार्क को आज भी हमने प्रताप सिंह पार्क कहा है, श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल को आज भी हम वही कहते हैं, श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल को आज भी हम कहते हैं। हमने तो रोड्स के नाम भी चेंज नहीं करे हैं, और जो लेगेसी थी महाराजा हरि सिंह की, वो महाराजास की जो लेगेसी थी स्पेशली महाराजा हरि सिंह की, वो आज भी कंटिन्यू हो रही है।
तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने तो ये सोचा था जम्मू कश्मीर एक तरीके से स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे जुड़ा था वो, और आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना के बहुत गलत किया है, ऐसा वो कुछ कहते हुए नजर आते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी के पास में असेंबली है तो उसका कोई फायदा नहीं, वो एक बहुत ही वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इससे उनका क्या कहना था वैसा तो कुछ पता नहीं चला है, बट एक चीज है जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर पहला ऐसा स्टेट है जो यूटी बना है। हमेशा क्या होता था कि जो यूटी होता था वो स्टेट में कन्वर्ट होता था, लेकिन ये पहला स्टेट था जो यूटी बना है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में बात होती है, ये तो पॉलिटिकल एंगल हो गया, सारी चीजें बातें हो गई, मैंने क्या समझाया, क्या हिस्ट्री थी, हिस्ट्री जो मैंने आपको समझा दी। बट अगर मैं मानूं तो अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैटिस्टिक रिलीज किया था जहां पे जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज 32%। अब मोटा मोटा बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में ऐसी चीजें हैं क्यों। अब पहली चीज तो यह है कि अभी हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, राइट। अगर लोगों के पास में रोजगार होगा, लोग बिजी रहेंगे, लोग काम करेंगे, लोग पैसा कमाएंगे, लोग अपने पे इन्वेस्ट करेंगे, लोग अपनी फैमिली को खुश रखेंगे, ये सारी चीजें। और जब ऐसा होगा तो एक पर्टिकुलर स्टेट में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में बात करूंगा। तो अभी जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसका रीजन है इकोनॉमी में जिस तरीके से स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, जैसे इकोनॉमी का ढांचा चेंज हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर में 70% लोग एम्प्लॉयड थे, यानी 70% लोग इन्वॉल्व थे। जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है उसका 70% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, लेकिन अब वो यूथ जो है वो सर्विस सेक्टर जॉब्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा है। अब दिक्कत यह है कि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर एक्सपेंड तो कर रहे हैं, बट ना तो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सफिशिएंट कैपिटल है, क्योंकि ना तो कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आता है, ना ही कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। उसके पीछे रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। जिस तरीके से आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज देखने को मिलती है, स्पेशली जिस तरीके से जो पाकिस्तान है वो कई बार मिलिटेंट्स का इन्फिल्ट्रेशन कराता है, काफी बार यहाँ पे आपको टेररिस्ट इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे, और उसका इफेक्ट यहाँ पे आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए भी रही है क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5-6 साल रहे हैं, जब बार बार इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया गया है, जब बार बार कोविड-19 आया है, या फिर बाकी ये मिलिटेंट्स हैं, ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दोनों बढ़ती रहती है। इस तरीके से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है जब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के बारे में। अब जब एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का तो बहुत सारे इकोनॉमिक शिफ्ट तो आए, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं आ पाई। अब इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। जब उन्होंने सर्विस सेक्टर की तरफ मूव किया तो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर एक्सपेंड तो हुई है, बट इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनफ डेवलपमेंट नहीं है, इनफ कैपिटल नहीं लगाई जा रही, तो उनको अकोमोडेट कैसे करोगे आप, उनको जॉब कैसे दोगे। और बीच में रीजंस काफी रहे हैं, जैसे 2008 का प्रोटेस्ट, 14 के फ्लड्स, कोविड-19, इन सब ने भी इकोनॉमिक ग्रोथ को डिसरप्ट किया है। और जैसा मैंने आपको बताया, दो बहुत मेजर रीजंस हैं, ना तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों होगा? जब आपको पता है कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इस कारण की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होना मुश्किल है, इसलिए कोई इन्वेस्ट करता ही नहीं है। दूसरा, यूथ जो है वो ज्यादा एस्पायर करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एस्पायर क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी सेक्टर्स उतने डेवलप हुए ही नहीं है ना, तो बाकी लोग तो गवर्नमेंट पे ही जाएंगे। फिर उसके बाद में अब रिकमेंडेशन ये है कि आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको प्रमोट करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, काफी टूरिस्ट वहां पे विजिट करते हैं, तो आपको टूरिज्म का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। आप लोगों को स्किल ट्रेनिंग दीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे ध्यान दीजिए। अगर आपका एग्रीकल्चर में 70% लोग हैं तो आप उन इंडस्ट्रीज पे ध्यान दीजिए जहां से आप जो एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व हैं उनको आप फायदा पहुंचा पाए, जैसे वो हॉर्टिकल्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इन सारे पे ध्यान दीजिए। और आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर की जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे से प्रॉपर स्किलिंग करें, तो ये सेक्टर भी बहुत ग्रो हो सकता है, जहां से एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल सकती है। फिर है वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि ऐसी आप स्किल्स दीजिए जिससे कि उनको जॉब्स मिले, उनको ऐसे वोकेशंस मिले, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, उनको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दीजिए ओवर हायर एजुकेशन। गवर्नमेंट को जो है एनकरेज करना चाहिए यूथ को, जिससे कि वो नए नए स्टार्टअप्स को लेके आए, फाइनेंशियल अवेयरनेस लेके आए कि हम लोन कैसे ले सकते हैं, लोन को मैनेज कैसे किया जा सकता है। इन सारी चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स लाने ही पड़ेंगे, और वो आएगा जब आपके यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपकी सरकार एक तरीके से टिकी हुई है, साथ साथ में कोई ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट्स नहीं होते, कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट्स देखने को नहीं मिलते, तब जाके कोई आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। और उसके बाद में आपको इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे जिसमें कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो होपफुली आपको मैंने सब कुछ समझा दिया है जो मेरा काम था। बाकी आपका काम जो है वो आप बताइएगा। और एक चीज और है जो मैं बोलना चाहता हूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कई बार हमें फेलियर और सक्सेस का सामना करना पड़ता है। मेरा एक प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, आप बहुत खुश रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको सक्सेस मिले तो हमेशा ये सोचिएगा ये सक्सेस मुझे भगवान, अल्लाह, गॉड के द्वारा मिली है।
और जब भी आपको फेलियर्स मिले तो ये कहना कि ये फेलियर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो ऑल सक्सेस बिलोंग्स टू भगवान, अल्लाह एंड गॉड, एंड ऑल फेलियर्स आर माइन. ये हमेशा चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत आपके काम आएगी. सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर. ध्यान रखिए अपना.